क्या आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट होना चाहते हैं? मेहनत के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कंपटीशन से डर लगने लगा है और इसे छोड़ने का मन कर रहा है। क्या आप इस चीज का चयन नहीं कर पा रहे हो कि क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए? हेलो गाइज, मैं आपका दोस्त मुकेश सारण, दिल्ली पुलिस। आज आपके इन्हीं सब सवालों का जवाब लेके आया हूँ। तो आज की जो ये वीडियो है वो बहुत ही मजेदार होने वाली है, तो इस वीडियो को स्किप करने का चांस तो बिल्कुल भी नहीं बनता। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। अब आपके इतना समझ में आ गया कि जैसे हिस्ट्री के 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। हिस्ट्री के 9 क्वेश्चन आपको कैसे तैयार करने हैं? पातकाल के अनुच्छेद बचते हैं कुछ, उनको आप याद करो। जैसे 352 है, 356 है, 360 है, 343 है। क्योंकि हमें करंट इसमें कंप्यूटर में 1000 से 1500 क्वेश्चन तैयार करने हैं, उनमें से बिल्कुल क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक से लेके आ सकते हो। तो आपके आराम से कितने नंबर बन गए? 80 नंबर तो ऐसे ही बन गए आपके। और आज 80 नंबर तो मेरिट में नहीं जाती, आप आराम से टॉप कर। किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए या किसी भी सपने को पूरा करने के लिए हमें एक खास रणनीति बनानी पड़ती है। हमें एक प्लान तैयार करना होता है कि हमें उस काम को उसके अंजाम तक कैसे पहुंचाना है। जब यहाँ बात पढ़ाई से रिलेटेड हो रही है, स्टूडेंट की बात हो रही है, पढ़ाई की रणनीति की बात हो रही है, तो ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, एक टाइम टेबल बना लेते हैं और उस टाइम टेबल को देखते रहते हैं जैसे कि पढ़ाई उस टाइम टेबल को करनी है। पढ़ाई उस टाइम टेबल को थोड़ी करनी है, पढ़ाई तो हमें करनी है। उस टाइम टेबल को बनाकर उस टाइम टेबल को फॉलो भी करना होता है। ज्यादातर स्टूडेंट होते हैं वो कुछ मान लो उस टाइम टेबल को फॉलो भी करते हैं, मगर 2 महीने 4 महीने 5 महीने फॉलो किया, या तो वैकेंसी लेट आती है या फिर 1-2 वैकेंसी में पेपर देते हैं, सिलेक्ट नहीं हो पाते और निराश हो जाते हैं और अपने आप से यह कहना स्टार्ट कर देते हैं कि शायद मैं तो गवर्नमेंट जॉब के लिए बना ही नहीं हूँ, या गवर्नमेंट जॉब है वो मेरे लिए नहीं बनी। अरे भाई, गवर्नमेंट जॉब को इतनी आसानी से हासिल होती तो सभी कर लेते। कुछ 10,000 15,000 8,000 7,000 600 700 पोस्टों पर वैकेंसी आती है और लाइन में लगे हैं लाखों लोग। 10 लाख 15 लाख 20 लाख। सेंट्रल लेवल की जब बात आती है, दिल्ली पुलिस की बात आती है तो 30-30 35-35 लाख। जब रेलवे की बात आती है तो 1-1 करोड़ फॉर्म भरे जाते हैं। तो आप 1-1 करोड़ की भीड़ को 3-4 महीने में थोड़ी छांट दोगे। वो भी तो जो बाकी लोग हैं वो भी तो मेहनत कर रहे हैं। उसके लिए आपको उस टाइम टेबल को टाइम देना पड़ेगा, टाइम टेबल को टाइम देना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिल पाएगी। कुछ लोग टाइम भी देते हैं मगर फिर भी कुछ कमियों की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता और वो हार मान के बैठ जाते हैं, ठीक है, और पीछे मुड़ जाते हैं। आपको पीछे, अगर आपने एक बार आगे मुंह कर लिया, नौकरी हासिल करने का सपना अपने दिल में संजो लिया, तो आपको फिर पीछे नहीं हटना है बिल्कुल भी। आप कंटिन्यू पढ़ाई करोगे तभी जाके आपका वो सिलेक्शन हो पाएगा। आपने एक एग्जाम दी, 2 एग्जाम दी, किसी कारणवश आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो आप समझौता मत करो। आप अपने दिल से यह मत कहो कि मेरा नहीं होगा, क्योंकि समझौता करने से संघर्ष बेहतर होता है। अगर आप समझौता करोगे तो निश्चित तौर पर आपकी हार होनी है। अगर आप संघर्ष करोगे, अगर आप दूसरा विकल्प चुनोगे, तो आपके सामने फिर से 2 विकल्प खुल कर आएंगे। या तो आपको सफलता मिल जाएगी, या शायद अगर आपको सफलता ना भी मिली तो कुछ ना कुछ सीख कर तो जाओगे। अगर आपने समझौता कर लिया तो आप हमेशा के लिए अपनी नजरों में गिर जाओगे और यह जो इस टाइम वक्त है, यह वक्त आगे निकल जाएगा और भविष्य में आप सोचोगे कि काश मैं अगर एक बार कोशिश और कर लेता। अगर आप संघर्ष करोगे, सफलता नहीं मिलेगी, कोई मिल जाएगी वो आगे की बात है, मगर फिर भी आप अपनी नजरों में हमेशा ऊंचे उठे रहोगे कि हाँ, मैंने संघर्ष किया था, मैंने कुछ सीखा है, शायद मेरे को वो सफलता ना मिली, किसी कारणवश मेरे में कोई कमी रह गई, मगर मैंने मेहनत है वो जी जान से करी है। हेलो फ्रेंड्स, यह जो आपके सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यह 1 दिसंबर 2020 को जो एग्ज़ाम लगी थी उसकी सेकंड शिफ्ट का पेपर है। इस
इस पेपर के माध्यम से हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जामिनर जो सवाल उठाता है, जो पेपर में क्वेश्चन डालता है, वो कहाँ से डालता है। ठीक है, तो आप हमारी वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। देखो, इस पेपर में हिस्ट्री में के 9 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, और भूगोल के कितने क्वेश्चन आए हैं? भूगोल के 6 क्वेश्चन आए। ठीक है, मतलब 15 क्वेश्चन हिस्ट्री और भूगोल में से आए हैं। अब हमें यह देखना है कि हिस्ट्री के जो 9 क्वेश्चन है वो कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं। एक पूछा है मौर्य वंश में राजा अशोक, एक क्वेश्चन आया है। अब जब वंश की बात आ गई, कोई भी साम्राज्य की बात आ गई, तो हमें इस चीज़ का पता करना है कि मौर्य वंश में हमें, इसमें तो अशोक का क्वेश्चन आ गया। और एग्जाम में क्या आ सकता है? मौर्य वंश में हमें एक तो यह पता होना चाहिए कि इस मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, इसकी राजधानी क्या थी, इसके टाइम में कौन कौन से जो यात्री हैं वो आए थे घूमने के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस वंश के जो इम्पोर्टेंट राजा जैसे चंद्रगुप्त मौर्य है, अशोक है, इम्पोर्टेंट राजा है। जैसे अशोक है तो अशोक की 2-3 लिपियाँ हैं, खरोष्टी लिपि है, बर्मी लिपि है, अशोक के टाइम के शिलालेख हैं। इन सब चीज़ों का हमें अच्छा से अध्ययन करना है। ठीक है, क्योंकि अदर एग्जाम में उनमें से क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर देखो, एक आ गया लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? नेहरू जी ने की थी। ठीक है, तो जब अधिवेशन से, जब कांग्रेस के अधिवेशन की चर्चा आ गई, तो हमें यह पता होना चाहिए कांग्रेस का कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। 1885 में किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने की थी। इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता है वो गांधी जी ने करी थी। इसके इम्पोर्टेंट जो भी है अधिवेशन, उनके बारे में पता होना चाहिए, उनकी अध्यक्षता का पता होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब इम्पोर्टेंट कितने मिलेंगे हमें? इम्पोर्टेंट मुश्किल से 15 मिलेंगे। तो 15 का अधिवेशन की अध्यक्षता, उनका अध्यक्ष से, उनकी उस अधिवेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हुई, इसके बारे में थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है। फिर क्या है? काकतीय वंश। काकतीय वंश ये पूछा गया था उस पेपर में कि गोलकुंडा का जो किला है वो किस समय में, किस वंश के शासनकाल के दौरान बना था? वो काकतीय वंश के टाइम में बना था। ठीक है, तो वंश का आपको पता लग गया कैसे याद करना है, और उसके उस टाइम में जो भी इम्पोर्टेंट इमारत बनी है या उस जो महान राजा था उस टाइम का उसने बनवाया है, उसके बारे में हमें पता रखना है, ध्यान में रखना है। अब क्या है? 1857 की क्रांति से पूछा गया है। तो 1857 की क्रांति से एक क्वेश्चन आया है, तो इससे हमें क्या देखना है, क्या और क्वेश्चन आ सकते हैं? इससे यह क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, क्रांति की शुरुआत की वजह क्या थी, उस टाइम जो भी वायसराय वगैरह होता था वो जो कौन था। ठीक है, क्रांति का उस पे ब्रिटेन पे क्या असर पड़ा, ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्या असर पड़ा। पूरा आपको पता है कि पूरा का पूरा साम्राज्य है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटेन के हाथ में आ गया था, वहाँ से संचालित होता था। 1858 का एक्ट आया था, उनके बारे में हमें ध्यान में रखना है। फिर क्या है? बौद्ध का जो सांची स्तूप है वो कहाँ है? एमपी में है। ठीक है, मगर बौद्ध और जैन धर्म से एक ना एक क्वेश्चन हर बार जरूर पूछा जाता है, चाहे तो बौद्ध धर्म से आ जाए चाहे जैन धर्म से आ जाए। यह 2 ऐसे धर्म हैं, इनके बारे में आपको हर एक चीज़, जहाँ से भी कोई भी क्वेश्चन आपके हाथ लगे उस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। आप यह मान के चलो कि इसमें तो एक ही क्वेश्चन आया है, मगर इन दोनों में से हर एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन हर बार जरूर आना ही आना है। इनका संस्थापक कौन था? अगर जैन धर्म की बात है तो उनके वो तीर्थकर होते थे, वो कितने कौन थे, उनका क्या क्या प्रतीक चिन्ह था। मतलब कोई भी क्वेश्चन हो, आपको जैन और बौद्ध धर्म को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। एसएससी की पहली पसंद है ये बौद्ध और जैन धर्म। ठीक है, फिर अमीर खुसरो के बारे में कि अमीर खुसरो मतलब किससे संबंधित थे, किस किस राजा के दरबार में रहे। फिर ग्रंथ है, ग्रंथ पूछ लिया। रामचरितमानस है वो किसने लिखा था? तुलसीदास ने लिखा था। तो जो एक ये है कि जिन किताबों के बारे में, जिन ग्रंथ के बारे में हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, उनको किसने लिखा, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। उनको एक को भी मिस नहीं करना है। जो भी किताब हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करती है
उसके बारे में हमें यह पता होना चाहिए कि उसका राइटर कौन है। ठीक है। एक देखो ये विद्रोह है जो समय समय पर विद्रोह होते थे, कि मालाबार विद्रोह है वो कब हुआ था, 1921 में। तो आप यह देखो कि मतलब 1900 से लेकर 1857 की क्रांति से ले लो आप, और 1947 जब तक देश आज़ाद हो गया तब तक विद्रोह होते थे, कहाँ कोई आंदोलन होता था, कभी कुछ होता था, कभी कुछ होता था। तो उनकी सब की आपको डेट याद होनी चाहिए, कि जैसे जो भी चोरी चारा कांड है वो कब हुआ था, असहयोग आंदोलन कब हुआ था, नमक सत्याग्रह वो कब हुआ था, जो भी है मतलब सब की डेट आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। एक जो भी युद्ध है इम्पोर्टेंट, उन युद्ध की आपको डेट और किसके बीच में लड़ा गया और उनमें विजय कौन हुआ वो आपको पता होना चाहिए। इतनी चीज़ आप पता कर लोगे तो इसमें 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मगर 7 क्वेश्चन हर बार इन्हीं चीज़ों में से आते हैं, बार बार इन्हीं सब में से 7 क्वेश्चन आने होते हैं। इसमें क्या पूछा, रामचरितमानस पूछ लिया और उसमें आपका कुछ और किताब पूछ लेगा, कोई और किताब की बात आ जाएगी, यहाँ हल्दीघाटी की बात आई, वहाँ पानीपत के युद्ध की बात आ जाएगी, यहाँ मालाबार का विद्रोह का नाम आ गया, वहाँ पे चोरी चारा कांड की बात आ जाएगी, रोलेट एक्ट की बात आ जाएगी, अगस्त प्रस्ताव की बात आ जाएगी, पूना एक्ट की बात आ जाएगी, किसी और की, मगर आने उन्हीं में से हैं। मतलब डेट का क्वेश्चन भी एक जरूर पूछता है, तो आप ये मत सोचना कि डेट याद नहीं होगी। ठीक है। फिर अदर क्वेश्चन आए हैं 6। अदर कहाँ से, पारिस्थितिक तंत्र से आया त्यौहार। अब त्यौहार आप कहाँ कहाँ से जो फेस्टिवल होते हैं किस किस स्टेट के याद करोगे। एक तो जो मेरे विचार से जो आपके साउथ में हैं 3 स्टेट हैं, कौन से हैं, केरल, केरल हो गया, ठीक है, एक कर्नाटक हो गया, कर्नाटक हो गया, और एक तमिलनाडु हो गया। ठीक है, तमिलनाडु, एक महाराष्ट्र, एक गुजरात, एक राजस्थान, और इधर के जो 7 नॉर्थ ईस्ट के हैं, 7 जो नॉर्थ ईस्ट के, इन स्टेटों का आपको एक भी त्यौहार है उसको मिस नहीं करना है। इन्हीं में से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी ज़्यादा तो ये जो नॉर्थ ईस्ट वाले, ये आपके साउथ साइड के स्टेट हैं, इनमें से ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि उधर कल्चर का थोड़ा सिस्टम ज़्यादा है। ठीक है। उधर कभी नौकायान प्रतियोगिताएं होती हैं, कभी वो बैलों को भगाते हैं, कभी कुछ हो, मतलब उनमें उस साइड के त्यौहार आपको हर स्टेट के पूरे याद कर लेने हैं। ठीक है। एक महल व स्थल, कौन सा किला कहाँ है, कौन सी प्रसिद्ध जगह कहाँ है, जो अपन ल्यूसेंट पढ़ते हैं, ल्यूसेंट के लास्ट में, ल्यूसेंट के लास्ट के जो विविध के 40 या 50 पन्ने हैं, आप उनको अच्छे से रट लो। उन 40 या 50 पन्नों को आपने अगर अच्छे से पढ़ लिया तो आप ये मानो कि उनमें से 5 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। ठीक है। कृषि का हो गया। एक अभी फिलहाल करंट में क्या पूछा जाता है, बजट के क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है। तो बजट के का भी आपको ध्यान रखना है, थोड़ा बहुत जनगणना का भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब देखो, अब देखते हैं कि भूगोल में क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। भूगोल में क्वेश्चन है नदी। मैंने 1-2 पेपर और देखे थे, उसमें हर में नदी के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब नदी का क्वेश्चन तो आ ही रहा है। तो नदी आपको सारे अफवाह तंत्र याद कर लेने हैं। अफवाह तंत्र कौन कौन से हैं, अगर अफवाह तंत्र की अपन बात करें तो अफवाह तंत्र हैं, एक तो किसका है, उधर देखें तो सिंधु का है, सिंधु नदी का है, गंगा नदी का है, और ब्रह्मपुत्र का है। और नीचे कौन सी हैं, नीचे आप अगर साउथ की साइड जाओगे तो ये फटार है, प्रायद्वीपीय फटार है, प्रायद्वीपीय फटार की सारी नदियाँ, इतनी ही तो नदियाँ हैं, अगर आप गिनती करोगे तो मुश्किल से 20 या 25 नदी हैं। एक तो ये इनका उद्गम स्थल कहाँ है यह, और यह जाके गिरती कहाँ, सागर में गिरती हैं, किसी नदी में गिरती हैं, या किसी घाटी में लुप्त होती हैं, उसका पता करना है। एक मोस्ट जो इम्पोर्टेंट नदी है वो अगर किसी में मिलती है तो वो किस नदी में मिलती है, उसकी सहायक नदी। ठीक है। और एक उस नदी के किनारे कौन सा प्रसिद्ध शहर बसा हुआ है, उस शहर का भी ध्यान में रखना। जो गंगा नदी है, उस गंगा नदी के सारे शहर याद कर लो,
और यमुना है जो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी के सारे शहर याद कर लो, इन दो के शहर सारे याद कर लो कि इनके किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। एक क्वेश्चन हर एग्जाम में मृदा का पूछा जा रहा है, 2-3 पेपर और देखे उनमें भी मृदा का ही आ रहा था। एक जो ये चोटी है, चोटी के भी हर में 2-2 क्वेश्चन, एक में तो 3 क्वेश्चन डाल रखे हैं चोटी। तो चोटी हो गई, पहाड़ हो गई। हमें अब देखिए ये आगे नल्ला मामा की पहाड़ी है, ये कहाँ आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, अब देखो पहाड़ी कैसे याद करोगे। 28 राज्य हैं, 28 राज्य हैं, हर राज्य की 2-2, ज़्यादा नहीं 2-2 चोटियाँ याद कर लो, 2-2 में जो बड़े बड़े पहाड़ हैं वो याद कर लो, प्रसिद्ध स्थल हैं वो याद कर लो। तो आपके 28 दूनी 56 तो सीधे याद हो गए। इन 56 से बाहर नहीं जाना। फिर आप इंडिया की मोस्ट जो महान हिमालय है, लघु हिमालय हैं, जो काराकोरम श्रेणियां हैं उनमें है, उनके 8-10 जो मेन पर्वत हैं वो याद कर लो। तो ये हो गए टोटल 65 पर्वत चोटियाँ आप याद कर लो, सबकी 2-2 और ये 10। अगर इतनी आपने याद कर ली तो आपके ये 2 नंबर पक्के, और नदी का अगर आपने ये पढ़ लिया तो 2 नंबर ये पक्के, और मृदा है उसमें एक क्वेश्चन आना ही होता है। यह 3 चीज़ मैंने हर एग्जाम में देखी है कि यह कॉमन एक फैक्टर सब में पूछा जाता है। ठीक है, बाकी मंडल का क्वेश्चन आए ना आए वो अलग बात है, मगर इन 3 चीज़ का भूगोल में सबसे पहला चांस इन्हीं का बनता है। ठीक है, ये मंडल है, 100 मंडल है, समताप मंडल है, वो मंडल आप याद कर लो, जोन मंडल है उसको कौन सी हानि पहुंचाती है, ये तो 1-2 क्वेश्चन है उनके आते ही आते हैं। और भूगोल में क्या क्वेश्चन आता है, और भूगोल में आपको क्या याद करना है। वर्ल्ड की भूगोल की बात करें तो देखो, वर्ल्ड की भूगोल में एक जलधारा नाम सुना होगा आपने, एक तो जलधारा है, जलधारा का क्वेश्चन भी आता है, इसमें नहीं आया। ठीक है, और किसका क्वेश्चन आता है भूगोल में, और आपका ये होगा जलधारा हो गई, और एक जो पवने हैं, कौन से देश में कौन सी पवन चलती है, उस पवन का स्थानीय नाम क्या है। ये इन दो में से भी क्वेश्चन जरूर आते हैं, चाहे इसमें आ जाए चाहे इसमें से आ जाए, मगर क्वेश्चन जरूर आता है। अगर आप इतनी चीज़ें याद कर लोगे तो भूगोल के जो 6 भी क्वेश्चन आ सकते हैं, 7 भी आ सकते हैं, 8 भी आ सकते हैं। अगर मानो 7 क्वेश्चन आए तो 5 क्वेश्चन आपके सही होने ही होने हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको भूगोल कहाँ से पढ़नी है, हिस्ट्री कहाँ से पढ़नी है। और लूसेंट के जो 20 पेज हैं लास्ट के, वो 20-30 पेज हैं, वो आपको याद करने ही करने हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे हम बात करते हैं बायो की। तो बायो के कितने क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन बायो के आए हैं। ठीक है, और करंट के 12 क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा डर इसी चीज़ का लगता है, बाकी चीज़ आप तैयार कर लेते हैं, मगर करंट के जो जीके के 50 क्वेश्चन आते हैं उनमें से इसमें 12 आए हैं। आप ये मानो 12 से लेकर 15 क्वेश्चन है वो करंट के पूछे जाते हैं। और सबके दिक्कत यही आती है कि करंट है वो कैसे तैयार करें। ठीक है, अब करंट में देखो क्या क्या तैयार करना होता है। एक तो खेल, खेल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मगर खेल से सबका पसंदीदा गेम कौन सा है, क्रिकेट। और क्रिकेट से कभी भी एक भी क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, तो आपको आपकी पसंद के गेम का ध्यान में नहीं रखना है, आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है जो एग्जामिनर की पसंद है। और एग्जामिनर की पसंद क्या है, शतरंज, मुक्केबाजी, ये गेम हो गए। और एक ये जो यूएस ओपन होते हैं ये गेम हो गए। ठीक है, और कौन से हैं, तीरंदाजी हो गई। ठीक है, और जो गेम ये आपके ये होते हैं 3 राष्ट्रमंडल गेम होता है, एक तो एक ओलंपिक होता है। ठीक है, और ये जो गेम होते हैं इनका आपको ध्यान में रखना है। कुश्ती हो गया, जो कुश्ती के गेम होते हैं वो होते हैं। ठीक है, और जो भी इन गेमों में इंडिया का कोई भी कैंडिडेट वो गोल्ड लाता है, तो उस गोल्ड ला रहा है वो कौन से गेम में ला रहा है। अगर कुश्ती का है तो कितने केजी में ला रहा है, 45 केजी में, 50 केजी में, 55 केजी में, कितने में ला रहा है। अगर जैसे भाला फेंक में है तो भाला फेंका तो उसने कितने मीटर भाला फेंका है, 80 फेंका है, 85 फेंका है। और इस चीज़ का ध्यान में रखना है कि उस वो बहुत बार यह पूछते हैं कि
यह जो खिलाड़ी है वो कौन से खेल से रिलेटेड है। तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना उस चीज़ का। ठीक है, अब देखो फिर पुरस्कार है, पुरस्कार हो गए जितने भी फिल्म के क्षेत्र में दिए जाते हैं, खेल के क्षेत्र में द्रोणाचार्य किसको दिया जाता है, कोच को दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार किसको दिया जाता है, भारत रत्न किसको दिया जाता है। ठीक है, और आपका और कौन से पुरस्कार होते हैं, फिल्म जगत में कौन सा दिया जाता है पुरस्कार। और एक ये ऑस्कर और मान बुकर, जो एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है मान बुकर पुरस्कार, इसके बारे में भी क्वेश्चन आते हैं जो करंट में पिछले 4 या 5 महीनों में, मगर दिल्ली पुलिस में तो ये मानो 3 महीने से बाहर का करंट नहीं पूछते। तो अगर 3 महीने में जितने भी पुरस्कार मिले हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और विशेषकर अगर किसी इंडियन को मिले हैं, अगर किसी इंडियन को मिला है तो उसका तो सबसे ज़्यादा चांस बनता है। ठीक है, और क्या पूछा जाता है, एक यह पूछा जाता है कि अगर कोई भारतवंशी किसी विदेश में किसी देश का शासक बना हो, जैसे किसी का पीएम बना हो, किसी का राष्ट्रपति बना हो। ठीक है, अगर जैसे अभी अभी ऋषि सुनक बना है ब्रिटेन का। ठीक है, तो अगर कोई इंडिया का या जैसे किसी भी देश के जो इम्पोर्टेंट 20 से 25 देश हैं जिनके साथ भारत के अच्छे संबंध हैं या विश्व में अपनी पहचान रखते हैं, उन देश के पीएम या राष्ट्रपति उनका भी हमें ध्यान में रखना है कि कौन बना है कौन नहीं बना है। एक जो भारत की बड़ी बड़ी कंपनी है उनके एमडी कौन है, सीईओ कौन है, और एक जो ब्रांड एम्बेसडर होते हैं किसको किसका नियुक्त किया गया, जैसे पेप्सी का किसको बनाया है, भारत पे का किसको बनाया, ये कि 2 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, एक जो भी भारत की जितनी भी एनजीओ हैं, भारत की संस्था है, जैसे पीएम मोदी है तो मोदी के सलाहकार समिति है, विकास समिति है, जो भी हैं, आर्थिक समिति है, इनके पद पर कौन कौन है उनको भी आपको ध्यान में रखना है। अभी नियुक्ति किसकी हो रही है, किसका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। एक जो ये प्रेजेंट टाइम में कुछ चल रहा होता है उसकी फुल फॉर्म भी आप देख लेना, कहीं शॉर्ट में लिखा होता है मगर फुल फॉर्म भी एग्जाम में एग्जामिनर पूछ सकता है उस चीज़ की। ठीक है, अगर कोई करंट में योजना लॉन्च हो रही है तो उस योजना का आपको ध्यान में रखना है। ऐसे करके आप अगर याद करोगे तो ज़्यादा नहीं, आप 3 महीने का करंट है वो दिल्ली पुलिस के लिए काफ़ी होता है। सिर्फ 3 महीने का करंट आप याद कर लो। ठीक है, आगे इतना समझ में। अब देखो आगे क्या है, आगे केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन आया है। इकोनॉमिक्स के कितने क्वेश्चन है, 2। इकोनॉमिक्स भी अच्छा कैसा पूछा जाता है। इकोनॉमिक्स आप कैसे तैयार करोगे, कोई बुकलेट ले आओ 1000 या 1500 क्वेश्चन की, 1000 या 1500 क्वेश्चन है वो आप एक बुकलेट ले आओ। इतने क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लोगे तो इसमें 5 क्वेश्चन आए हैं तो 5 में से 4 तो आपके सही होने ही होने हैं अगर आपने 1500 क्वेश्चन तैयार कर दिए तो। ठीक है, मैंने तो इकोनॉमिक्स एक से ही तैयार करी थी। ठीक है, अब देखो मैथ्स के 15 क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स के 15 क्वेश्चन है, हर यूनिट में एक एक सवाल आना है, फिक्स है, सबका एक एक आना ही आना है। परसेंटेज हो गया, पाइप टंकी, अनुपात समानुपात, विभाजन, SI CI, औसत, नाव, लाभ हानि, शेषफल, सरलीकरण। सरलीकरण के 2-3 क्वेश्चन आते हैं और सरलीकरण में इसमें कैसे डाल दिया क्वेश्चन, एक तो शेषफल पर में डाल दी। शेषफल पर में क्या कहता है कि किसी संख्या x में 5 का भाग देने पर शेषफल 3 भागफल 3 आता है, शेषफल 2 आता है, तो वो संख्या ज्ञात करो। ऐसे शेषफल के क्वेश्चन है। एक विभाजन की है, विभाजन में, और एक क्या है HCF और LCM। इनमें से क्वेश्चन सरलीकरण के ज़्यादा के चांस बनते हैं। बाकी सब के इजी क्वेश्चन बनेंगे, मैथ की ज़्यादा दिक्कत है नहीं। आप अगर हमारे रेगुलर क्लास देखते रहोगे मैथ्स की तो आपके मैथ्स में बिल्कुल ही दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, सरलीकरण के 2-3 टॉपिक और हैं जो SSC के पसंदीदा हैं, वो भी आप हमारे वीडियो में देख लेना। ठीक है, मैथ्स की बात हो गई। अब आपको इतना समझ में आ गया कि अब आपके इतना समझ में आ गया कि जैसे हिस्ट्री के 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हिस्ट्री के 9 क्वेश्चन आपको कैसे तैयार करने हैं। हिस्ट्री के 9 क्वेश्चन में आपको सिर्फ राजा, हिस्ट्री का नाम आते हैं हमारे दिमाग में, राजा आते हैं कि कौन शासक था, सिर्फ उन्हीं में कन्फ्यूज होकर नहीं रहना, सिर्फ इन्हीं में आपको उलझ के नहीं रहना
हिस्ट्री में मैंने आपको बताया कि क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। अदर के रिसेंट में आप याद करोगे सिर्फ 20 क्वेश्चन, 20 अगर पेज पढ़ लोगे तो आपके 20 आराम से 17 नंबर आराम से आ सकते हैं आपके, ठीक है। भूगोल में मैंने क्या बताया आपको, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी। अब बच गई पॉलिटिकल। पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल कैसे पढ़ोगे? पॉलिटिकल में एक तो सारे के सारे अनुच्छेद के क्वेश्चन आते हैं। एक या दो क्वेश्चन है वो अनुच्छेद के पूछे जाते हैं कि कौन से अनुच्छेद में यह चीज़ है, ठीक है। तो अनुच्छेद आप 1 से लेकर 150 तक के मेन अनुच्छेद हैं, उनको याद करो। इनमें 1 से लेकर 150 आप ज़्यादा नहीं, 80 अनुच्छेद याद करो, ठीक है। आगे आपातकाल के अनुच्छेद बचते हैं कुछ, उनको आप याद करो, जैसे 352 है, 356 है, 360 है, 343 है, 342 है, कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं, आप इनको याद करो, ठीक है। और क्या पढ़ोगे? और देखो, एक संविधान संशोधन है। कौन सा संविधान संशोधन इम्पोर्टेंट? कितने हैं? 7-8 संविधान संशोधन इम्पोर्टेंट है। उसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट 42वां 44वां, ये कब हुआ था? 1976 में, और यह हुआ था 1978 में। 42वें को क्या कहते हैं? मिनी संविधान भी बोला जाता है इसको, ठीक है। एक प्रस्तावना हो गई, कौन सा उपबंध है वो कहाँ से किया गया है, वो चीज़ें आ गई। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको पॉलिटिकल में पढ़नी है, ठीक है। करंट का मैंने आपको बता दिया। कंप्यूटर के लिए भी आप कुछ बुक ले आओ, वो इतना टारगेट रखो कि हमें करंट इसमें कंप्यूटर में 1000 से 1500 क्वेश्चन तैयार करने हैं, उनमें से बिल्कुल क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप पढ़ाई करोगे तो यह जो 50 नंबर का मैटर है, 50 नंबर में आप आराम से हिस्ट्री में 7 नंबर ले आओगे, अदर है इसमें 5 मान लो, भूगोल में आराम से 5 नंबर ला सकते हो, इसमें आराम से 7 नंबर ला सकते हो। करंट में अगर आपके 10 नंबर भी आए और कंप्यूटर में अगर 8 नंबर भी आए तो कितने हो गए? 10 8 18, 18 और 17 कितने हो गए? 18 और 7 कितने हो गए? 25, 5 30, 5 35, 42। आप छोड़ो, 40 नंबर आपके पक्के सही हो जाएंगे। और उधर जो और बाकी बच गया उसमें आप 40 क्यों नंबर उसमें लाओगे। अगर आपके क्या बचता है पीछे? आपके जो गणित है 15 नंबर की आती है। 15 में आप आराम से अगर तड़का मैथ्स पे डेली क्लास देखोगे तो 14 क्वेश्चन आप आराम से सही करोगे। रीजनिंग के जो 25 क्वेश्चन आने होते हैं, रीजनिंग में आप आराम से 23 या 24 नंबर आप आराम से लेके आ सकते हो। तो आपके आराम से कितने नंबर बन गए? 80 नंबर तो ऐसे ही बन गए आपके। और आज 80 नंबर तो मेरिट में नहीं जाती, आप आराम से टॉप कर सकोगे, ठीक है। मेरा पूरा प्रयास रहा है कि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं कि आपको तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। फिर भी अगर आपके कोई दिक्कत है फिर भी तो आप मेरे को दोबारा कोई पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि मैं एक इस पर वीडियो और लेके आऊँ, किसी एक अदर पेपर का कंक्लूजन आपके सामने और लेके आऊँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।